हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के पढ़ाया मैंने आपको, चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो। आज हम इसमें इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है किसी जीरोज का वो बताएंगे इसमें। तो सपोज पहले हम कंसिडर करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हम कंसिडर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और देन हम जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास होता है ax प्लस बी के फॉर्म में, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जब ये सिर्फ b की वैल्यू आएगी वहाँ पर। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा, इफ़ यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax प्लस बी, देन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो वो कैसा रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है, एक px लिया है 2x माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है और अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो लेट सपोज मुझे इसे y मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आते हैं, फर्स्ट इज x कोऑर्डिनेट, सेकंड इज y कोऑर्डिनेट। तो मुझे इसको x तो मुझे मिल रहा है लेकिन y नहीं मिल रहा, तो मैं इसको कंसिडर कर लूँगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, x और y ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल का, तो मैं वहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ। पहले मैं y0 रखता हूँ, x की वैल्यू आता हूँ, यहाँ y0 रखो तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, फिर x0 रखो तो y की वैल्यू -4 आएगी। इन दोनों पॉइंट को, पहले वाले पॉइंट को मैंने a मान लिया, प्लॉट किया ग्राफ में, दूसरे वाले पॉइंट को भी मैंने प्लॉट किया ग्राफ में। अब a और b, ये दो पॉइंट मिल गए मुझे, a और b। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, तो अगर दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, मुझे बताओ इस एक्स एक्सिस को इस लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन ने कितनी बार कट किया, कितने बार कट किया, हाउ मेनी टाइम्स दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ओनली वन टाइम। यहाँ पर सिर्फ इसने एक्स एक बार कट किया इसे। Does zero of polynomial has exactly 1 0? तो लीनियर पॉलिनोमियल का यहाँ पे लिखना चाहो तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0, उसका एक ही जीरो होगा, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। वो एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा 2। आप चाहे तो यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। व्हेन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो एक्स की वैल्यू क्या कहलाती है फिर उस केस पर, वैल्यू ऑफ यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जीरो मेरे पास मिल गया इसका 2, दैट इज एक्स एक कोऑर्डिनेट और वेयर द पॉइंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो जहां पर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को मैं कहूंगा कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर कर रहे हैं हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले लीनियर किया अब क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मुझे पता है ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, बट याद रखना यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये बन जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंसीडर करना पड़ेगा y। ठीक है, तो मैंने कंसीडर किया y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। ठीक है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैराबोला। पैराबोला की 4 शेप होती है वैसे तो 4 है ना, बट यहाँ पर हमारे पास दो ही मेन काम किए हैं, एक है अपवर्ड पैराबोला और एक है डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला तब बनता है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ढंग से देखो, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या a, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अभी बताऊंगा कैसे। व्हेन a इज लेस देन इक्वल टू 0, ये साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये लेस देन इक्वल टू 0। व्हेन a लेस देन इक्वल टू 0 देन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, उल्टा पैराबोला बनेगा उस केस में। और यहाँ पर हमारे पास 3 केस अराइज होते हैं। अब वो 3 केस कौन से हैं, देखो ये रहे, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। पहले वाले केस में ये पैराबोला डाउनवर्ड बना है, इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0, यानी कि a मेरे पास क्या होगा, लेस देन 0। यहाँ पे पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में बना है ऊपर के लिए, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ a क्या होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी a जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो मुझे बताओ इस पैराबोला ने इस ग्राफ को कितनी बार टच किया, एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट किया, एक तो a पर किया, एक a डैश पे किया।
यहाँ पर भी चेक करो, यहाँ भी इसने ए पर किया, यहाँ भी ए डैश पर किया, मतलब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है इसका मतलब इसके कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो क्योंकि ग्राफ को यहाँ और यहाँ टच किया है, यहाँ पर और यहाँ पर टच किया है एक्स एक्सिस को, तो 2 जीरो आएंगे। केस सेकंड में मुझे बताओ इस वाले पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया, ओनली 1 बार, तो इसके 1 जीरो आएंगे। और ध्यान रखना अगर पैराबोला चाहे उल्टा बने, चाहे अपवर्ड बने, चाहे डाउनवर्ड बने, इन दोनों ही केस में जो डी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो चैप्टर 4 पे आपके पास आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे आपको b² - 4ac मिल जाएगा। व्हेन b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन हैज़ 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल आएंगे और अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। और नेक्स्ट केस में इसने ग्राफ को एक बार टच किया है, तो इस केस में दोनों ही केस में जो डी की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होगी। दैट इट मीन्स b² - 4ac इज इक्वल टू 0। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 0, उसका एक ही 0 आएगा या फिर 2 इक्वल जीरोज आएंगे। और थर्ड केस में देखो चेक करो, इसने एक्स एक्सिस को कितने बार काटा, एक बार भी कट नहीं किया ना, इसने कट किया एक बार भी, तो इन दोनों ही केस में कोई जीरो नहीं आएगा, देखो नो जीरो। तो यहाँ से एक जनरलाइजेशन मिला हमें, क्या जनरलाइजेशन मिला, कंक्लूजन में लिखा है वो पॉइंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ईदर 2 डिस्टिंक्ट जीरोज, या तो 2 डिस्टिंक्ट जीरोज मिलेंगे या फिर 2 इक्वल जीरोज मिलेंगे। इक्वल जीरोज का मतलब एक ही जीरो मिलेगा, और नो जीरोज भाई या तो 2 जीरो मिलेंगे या 1 जीरो मिलेगा या कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है। तो यानी कि एक रूल बन गया, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके एटमोस्ट 1 जीरो होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे। सेम इस केस को आगे ले जाओ, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है तो एटमोस्ट 3 जीरोज बनेंगे उसके। और सेम ऐसे ही अब मैं जनरलाइजेशन कर देता हूँ कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो उसे कितने जीरोज आएंगे मैक्सिमम, उसके n जीरोज आएंगे मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 7 का, तो उसके कितने जीरोज आ सकते हैं, उसके 7 नहीं, उसके मैक्सिमम 7 जीरो आ सकते हैं। चाहे तो 1 जीरो दे दे, चाहे 2 दे दे, चाहे 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, लेकिन 7 से ऊपर नहीं दे सकता, उसके 8 जीरोज कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यही लिखा है कि अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोज, मैक्सिमम n जीरोज हो सकते हैं। इसका मतलब उसकी डिग्री से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते कभी भी जीरोज। ठीक है, आप इसे नोट करो। फिर अब आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। सबसे पहले मैं इसको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ, फिर इसका जनरलाइजेशन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया 2x² - 8x + 6, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म को लगा करके फॉर्मूला मैंने इसे सॉल्व किया। तो 2 6 12 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और साइन है प्लस का, प्लस करने पर 8 आता है। तो ये मेरे पास 6 और 2 है, तो 2 6 12 और 6 + 2 8। फैक्टराइज किया, इसे स्प्लिट किया, यहाँ से 2x कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया और सॉल्व किया। मेरे पास ये एक इसके सॉल्यूशन आ गए, मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म करके मैंने इसके सॉल्यूशन निकाल दिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ से इसका कंपैरिजन कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका कंपैरिजन किया मैंने, वो है ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c। यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -8 और c की वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ से ये पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन इस तरह से आया। अगर मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, जो कि px मेरे पास ये है, अगर इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को ज़ीरो करना है तो मुझे बताओ क्या क्या चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसी का मैंने फैक्टराइजेशन ये किया। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ और मुझे इसकी वैल्यू ज़ीरो करनी है, तो आप मुझे बताओ ये तो कभी ज़ीरो के बराबर होगा नहीं, क्योंकि 2 है, 2 0 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन x - 1 अगर 0 के बराबर हो गया तो 0 × समथिंग ये पूरा 0 हो जाएगा।
इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 0 कब, जब x माइनस 1 0 हो जाए। जब ये x माइनस 1 0 हो जाए, अगर ये x माइनस 1 0 हो गया तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आप इस x माइनस 3 की वैल्यू 0 के इक्वल रख दो, या तो ये 0 रख लो या ये 0 रख दो, तो दोनों ही वैल्यू रखने से 0, मेरा आंसर 0 आ सकता है। तो इधर दिस और दिस इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस 1 को इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1, देखो ये रहा। और अगर मैं इस 3 माइनस 3 को इधर ले जाता हूँ तो ये हो गया x इक्वल टू 3। मतलब आप इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर x के जगह पे 1 रख दो, आप रख के देखो, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। और अगर x इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 ये भी 0, तो 0 इंटू समथिंग ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखने से और x इक्वल टू 3 रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक 0 है और x इक्वल टू 3 इसका एक 0 है। अब यहाँ से देखो एक क्लियरली एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जो जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया है उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। जरा इन दोनों जीरोस का सम लेकर के आओ, तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4। तो ये आ गया मेरे पास। इन्होंने ऑब्जर्व करा यहाँ से, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करा। इन्होंने क्या किया, माइनस साइन लगा करके ये है b की वैल्यू, देखो ये रहा, ये रही b की वैल्यू, तो माइनस साइन लगा करके b की वैल्यू है और इसको डिवाइड बाई a की वैल्यू कर दिया, ये 2। तो यहाँ से जैसे सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 8/2, तो 8/2 कितना हो गया 4। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे माइनस b/a रखूँगा तब भी इसका आंसर 4 आ रहा है। मतलब माइनस b/a रखेंगे तब भी इसका आंसर 4 आ रहा है। और यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, तो 1 इंटू 3 मेरे पास 3 आ गया। इन्होंने फिर से एक चीज़ ऑब्जर्व करी, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेन क्या होता है, मैथमेटिक्स है क्या, मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट पैटर्न एंड लॉजिक, कि पैटर्न क्या मिल रहा है, लॉजिक क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस c को इस 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब इस c को a से डिवाइड करूंगा, तो देखो 6/2 यानी कि 3, तब भी यही आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर इन्होंने एक जनरलाइजेशन किया, और क्या जनरलाइजेशन किया कि मान लो कि x, ये जो मैंने बोला ना x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, ये इसके जीरोस थे, तो इन्होंने एक नया वैल्यू दिया उनको लिखा है अल्फा और बीटा। तो जनरलाइजेशन में ये कहा उन्होंने कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a 0 नहीं होगा, देन वी नो दैट x माइनस अल्फा, ये रहा x माइनस अल्फा, एंड x माइनस बीटा, जैसे ये रहा x माइनस बीटा, आर द फैक्टर्स ऑफ px। तो ये जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आया है, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे जो हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा करके सॉल्व किया। इसका मतलब दैट इज ax² प्लस bx प्लस c को, मतलब इस वैल्यू को जो यहाँ लिखी थी मैंने, ये रहा 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो इसी चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, तो वो उसके फैक्टर बन गए। जैसे यहाँ पर एक 2 आया है तो वहाँ पर एक k आ गया, k क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा हमारे पास, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब यहाँ से क्या हुआ, अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करो इस x की, जैसे आप सिंपल ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो ये हो गया x² माइनस x अल्फा x बीटा माइनस अल्फा x और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, वो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद k को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके k को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, k यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और k यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करो, कंपैरिजन करो बोथ साइड, कंपैरिजन करो बोथ साइड, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, मतलब क्या करना है, दोनों तरफ हमें कंपेयर करना है, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और अल्फा बीटा इसका कोफिशिएंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, कंपैरिजन करने के बाद देखो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो x² का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है k, तो a और k क्या हो गए बराबर। सेम यहाँ पर इसमें x का कोफिशिएंट क्या है b, तो ये रहा b, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है विद साइन देखना, तो विद साइन क्या है माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है c, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, ये पूरा ही कांस्टेंट टर्म है, तो k अल्फा इंटू बीटा। जो ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, या पूरी वीडियो उठा लेना यूट्यूब पे कहीं पे भी, किसी ने अगर ऐसा बताया हो कि ये सम ऑफ जीरोस कैसे आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे आ रहा है, अगर आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, और उनके चैनल का नाम भी बताना जिसने ये वीडियो बनाई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई k के फॉर्म में, b की वैल्यू मिल गई k के फॉर्म में, और c की वैल्यू मिल गई k के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ से भी मैं k की वैल्यू ले आया, तो ये जो माइनस और अल्फा प्लस बीटा है, इन दोनों को इसके अपॉन में ले आओ, तो ये माइनस b अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया k, और यहाँ से भी मैंने क्या किया, इस अल्फा बीटा को c के अपॉन में ले आया, तो ये हो गया c अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू k। अब देखो ये भी k की वैल्यू है,
ये भी k की वैल्यू है और ये भी k की वैल्यू है, मतलब तीनों ही वैल्यू k की है तो तीनों बराबर होंगी। भाई अगर जैसे मान लेता हूँ x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू जेड है, तो x इक्वल टू भी तो z होगा, तो सेम ऐसे ही ये भी k है, ये भी k है और वो भी k है, तो तीनों ही वैल्यू बराबर होगी मेरे पास। तो मैंने क्या किया, इससे उठाई इन दोनों की वैल्यू, तो ये भी k है और ये भी k है, तो यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो ये रहा माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। और अब अल्फा प्लस बीटा को ऊपर ले आओ मल्टीप्लाई में, और ये b a अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर निकला, माइनस बी अपॉन a। यही है सम ऑफ जीरोज जो हम याद करते आते हैं ना, कि सम ऑफ जीरोज होता क्या है, हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी अपॉन a, लेकिन कैसे आया है वो ये मैंने बताया आपको तरीका, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज मिलके मुझे माइनस बी अपॉन है, सेम ऐसे ही ये भी k की वैल्यू है और ये भी k की वैल्यू है, तो इन दोनों को बराबर रख दो, तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा ऊपर चला जाएगा, a इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, मतलब अल्फा क्या है, रूट या जीरोज, तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपॉन a। आप चाहो तो ऐसा लिख लो या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसे लिखते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये भी लिख सकते हो आप इसमें। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करने वाली है, वैसे तो आंसर ये यहाँ पर आ गया डायरेक्ट, लेकिन फिर भी मैंने नोट में लिखा दिया ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन मिले तो आपको ये दो आंसर ये मिलेगा आपको, भले ये क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। देखो इसमें लिखा है इफ़ वी हैव गिवन अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, इफ़ वी हैव गिवन अल्फा बीटा मतलब जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दिए अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है आपसे। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसको मैं लिख सकता हूँ k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये रहा देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब आपको ये याद रखना डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चे इसे याद भी थोड़ा रखने में कन्फ्यूजन करते हैं, कभी बच्चे यहाँ प्लस करते हैं, कभी यहाँ माइनस कर देते हैं, कभी दोनों जगह माइनस करते हैं, कभी दोनों जगह प्लस करते हैं, तो इसकी भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, तो ध्यान देना। देखो अब क्या करो, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो हम कहते हैं ना थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेंगे, फिर साइन को चेंज कर दो तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर साइन को चेंज कर दो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो याद रखने का तरीका क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस से स्टार्ट करो फिर अल्टरनेट साइन चेंज कर दो। अब ये क्वेश्चन आपका मतलब ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन हाउ मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म्ड, तो कितनी पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं, आपको ये इसके बारे में मतलब मुझे बताना है कि इसमें कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और सॉरी अल्फा बीटा जो है वो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती हैं। ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, ऑप्शन ए लिख लो 1, ऑप्शन बी लिख लो 2, ऑप्शन सी लिख लो 3 और ऑप्शन डी लिख लो मोर देन 3, ठीक है। तो बताना इसमें कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा। और यहाँ पर ये पूरे चैप्टर की मतलब जो चैप्टर हमारे पास सेकंड है पॉलिनोमियल का, इसका ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बना दी, इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। अगर आप चाहोगे बताओगे कमेंट में लिख करके तो मैं इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दूंगा। अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पहले बताया जाए हर चैप्टर के और देन एनसीईआरटी सॉल्यूशन उसके बाद किया जाए। तब तक आप इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो।